हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी का सी सेट का पेपर, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो 2023 में कंडक्ट हुआ था। उसका मैं सी सेट यानी जीएस सेकेंड जो पेपर होता है प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर वो मैं करवा रहा हूँ। 2023 में एक लेक्चर में करवा चुका हूँ। मैं इसको 3-4 लेक्चर में करवाऊँगा पूरे। एक्चुअली इसमें मैं मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ये दोनों चीज़ें करवाऊँगा। इंग्लिश में आपको नहीं करवाऊँगा, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक सीरियल में मैं आपको करवाऊँगा। सेट ए में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, आप ये जानते हो कि सेट ए, सेट बी, सी एंड डी 4 सेट में पेपर बनता है। क्वेश्चन वही रहते हैं, बस उनका जो सफल रहते हैं, क्वेश्चन सफल्ड रहते हैं, रीअरेंज्ड रहते हैं, ठीक है, रेंडम रहते हैं। तो मैं सेट ए करवा रहा हूँ। पिछले कुछ क्वेश्चन में एक लेक्चर में करवा चुका हूँ, आज दूसरा लेक्चर है। बाकी के क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा एंड देन रिमेनिंग 1-2 लेक्चर और लगेंगे तो उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आप जानते हैं कि आप चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, एपीएफसी या और भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पूछी जाती है। उसके अलावा एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग में, रेलवे में, या तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। कैट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ से लेवल टफ रहता है और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन का फ़ायदा बहुत होने वाला है, ठीक है। तो आप इन सब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली रेफ़र करें और फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए ये है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अपना सपोर्ट बना के रखें चैनल पर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे दिए हैं। क्वेश्चन दिया है, ये 24th क्वेश्चन है। 7 ये सिंबल है, प्लस का एंड गोला लगा के रखा है। जो भी सिंबल दिया है इसको हम नहीं जानते, पर बस दिख रहा है हमें कि हाँ ये सिंबल दिया है। 7 दिस मच प्लस 9 + 9 16 ये 8 दिया है। फिर 9 11 30 के साथ रिलेशन ये 5 दिया है। 11 17 एंड 21 के साथ रिलेशन से 13 दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जैसे कि 3 दिया है अपने को, मतलब कि एक दिया है, फिर उससे 8 आया, दूसरा दिया उससे 5 आया, तीसरा दिया उससे 13 आया है। तो ये चौथा जो भी हमसे पूछा है तो ये 15, मतलब ये क्या आएगा। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि पहले वो कौन सी प्रोसेस लगा रहा है, अप्रोच क्या लगा रहा है, कैसे को ला रहा है। क्योंकि वो कोई सी भी मेथड लगा सकता है और जो लगेगी वो 3 की तीनों में। मान लो बाय द वे आप कोई एक अप्रोच लगा के एक का ला रहे हो कि 8 आ गया, सपोज 8, परंतु वही अप्रोच अगर आप सेकेंड में या थर्ड में नहीं लगा पा रहे हो, सपोज 2 में लग गया, किसी एक में नहीं लगा, दैट मीन्स कि वो अप्रोच गलत है। क्योंकि जो अप्रोच लगेगा वो 3 दिए, 4 दिए, 10 दिए, 5 दिए, एक भी दिया है, सब में लगेगा ना भाई, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना। अब देखो, मान लो मैं इसको 8 लाने की कोशिश करूँ तो भाई देखो 9 8 9 7 16 और 16 10 26, 26 हो रहा। 26 से 8 तो नहीं आएगा, 8 3 24। अगर मैं 26 को 3 से डिवाइड करूँ तो 8 3 24 प्लस 2 हो रहा, या यूँ कहूँ कि 3 × 8 +2 हो रहा। यहाँ से देखूँ तो 11 9 20 और 30 50, सेकेंड वाले से 50 हो रहा, पहले वाले से 26 हो रहा है, ठीक है। थर्ड वाले से देखूँ तो 11, देखो 11 17 28 और एक 29 और 20 59 हुआ, ठीक। अच्छा 59 नहीं 49 होगा, राइट, 49। तो मतलब अब सोचो कि इसमें से कहाँ कैसे आ रहा है, भाई हमें यही तो समझना है। 49 जब ये 26 आया, 26 में एक बार देखो। अब एक चीज़ मुझे समझ में आ रही, अगर आपको समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको भी समझ में आ रही। वो क्या, देखो वो ये है कि जब हमने इन सबको जोड़ा 7 + 9 + 8 10, दैट इज कितना आया आपको 26 आया। सेकेंड वाले को जोड़ा तो अपना 50 आया, थर्ड वाले को जोड़ा तो 49 आया, ठीक है भाई। ये 49 लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, 49 तीसरे वाले में से आया। अब मुझे दिखा ये कि यहाँ पर 8 है, तो मतलब अगर मैं इन दोनों की डिजिट को ऐड करूँ, मतलब 2 + 6 = 8, ठीक है भाई। अगर ये 5 है तो इस वाले अगर 50 आया तो 50 में डिजिट को ऐड करूँ, डिजिटल सम करूँ तो 5 आ जाएगा। थर्ड वाले में जो 13 आया है तो अगर मैं इनकी भी डिजिट का सम करूँ
तो 4+9 दैट इज 13। मतलब पहले उन सबको जोड़ दो जो भी आया है, अगर 2 डिजिट में नंबर आ रहा है तो उसको फिर से जोड़ दो डिजिट को, समझ आया। अब फिर से इसको देखो, ये 13 आया, इसको दोबारा मत जोड़ना, मतलब तीसरी बार नहीं जोड़ना है कि 3 1 4 करो, केवल एक बार अगर डबल डिजिट में आया तो उसको बस जोड़ना है। तो सेम अप्रोच मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। तो ये 23 और 4 27 हो जाएगा, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 और 10 42। और जब 42 आएगा भाई, 42 में डिजिट को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। बताओ भाई समझ में आया क्या? कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो बताओ। आगे बढ़े, आई होप कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन दिया है, लेट एक्स बी द पॉजिटिव इंटीजर, let x be the positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many value of x are possible? सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, जो चीज़ें दी है। देखो क्या दिया है आपने को एक्चुअली कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट 7x plus 96 इज डिविजिबल बाय 7 मतलब x 7x plus 96 इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, ये दिया है। इसका मतलब कि ये वाला नंबर पूरा पूरा ये डिविजिबल होना चाहिए x से। तो भाई अगर आप इनको अलग अलग करोगे तो ये 7x डिवाइडेड बाय x प्लस 96 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, अलग अलग हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये वाला पूरा नंबर 7x मतलब x का मल्टीपल है तो ये तो कट जाएगा ना, मतलब x का डिविजिबल है ऊपर वाला नंबर, तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, ये तो पूरा नंबर डिविजिबल है। अब बचा 96, तो 96 अगर ये पूरा नंबर डिविजिबल है दैट मीन्स कि 96 भी डिविजिबल है x से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x इज अ फैक्टर ऑफ 96। ठीक है, हाउ मेनी x की वैल्यू कितनी पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल, मतलब 96 को अगर x डिवाइड करेगा इसका मतलब x क्या होगा 96 का फैक्टर होगा। इसका मतलब हमें 96 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। समझ में आया क्या? तो 96 के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे भाई? इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे पहले। प्राइम फैक्टराइज मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ोगे। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, 16 छक्का छानने होता है तो 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 16 छक्का छानने यानी 2 × 3, कुल मिला के 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, इंटू 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। बताओ भाई, ठीक है इतना। अब नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, जैसे कि a की पावर अगर मान लो कोई नंबर n है, अगर a की पावर p है, b की पावर q है, c की पावर r है, d की पावर s है, ऐसे जितना भी है तो पावर जितनी होती है, ध्यान ये रखना है कि ये जो नंबर है ये वाले ये प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में ये ए बी सी डी सभी डिफरेंट है, जैसे यहाँ 2 3 डिफरेंट है, तो पावर जितनी है यहाँ 2 है 3 है, ये प्राइम नंबर है, 5 होता 7 होता। ठीक, तो पावर जितनी, पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे p+1 हो जाएगा, फिर q में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो तो q+1 हो जाएगा, फिर r+1 हो जाएगा, फिर s+1। ये तरीका होता है, ऐसे ही और जितनी होंगे तो यहाँ पर पावर 5 है तो 5 को एक बढ़ाओगे तो 6 गुणे, यहाँ पावर 1 है तो 1 को बढ़ाओगे तो 1 2, तो 6 दूनी 12, तो 12 इसके नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। बताओ भाई, ऑप्शन सी। समझ में आया? कुल मिला के आपको ये चेक करना था कि x अगर है कोई नंबर मान लो तो 7x प्लस 96 अगर x से डिविजिबल है दैट मीन्स ये वाला तो कट ही रहा है, मतलब चेक तो हमें इसको करना है ना। तो हमने चेक कर लिया कि 96 को अगर x डिवाइड कर रहा है इसका मतलब x जो है 96 का ही फैक्टर होगा। समझ में आया ना भाई? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलकाटा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन बोला है, इफ p q r एंड s आर द डिस्टिंक्ट, ध्यान रहे डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए, एंड डिस्टिंक्ट मतलब सभी के अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस, इतना आपको निकालना है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। देखो भाई मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि जब भी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है वो मैक्सिमम तब आता है जब वो वैल्यू दोनों लगभग लगभग क्लोज हो, मतलब जब दोनों को सम, जैसे कि यहाँ दो चीज़ें p प्लस क्यू एक पार्ट हो गया, r प्लस एस अलग पार्ट हो गया दूसरा, तो दो पार्ट का मल्टीप्लाई हो रहा,
तो दो पार्ट का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो, अगर मान लो कि हमें दोनों का सम पता है कि मान लो लेट से 10 है, तो ये अधिकतम सबसे तभी आएगा जब ये दोनों वैल्यू लगभग क्लोज होंगी, लगभग इक्वल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 × 5 करूँ, दोनों का सम 10 है तो ये 25 होगा। अगर मैं एक को कहूँ कि 6 ले लूँ, एक को मैं 4 ले लूँ, दोनों का सम अभी भी 10 है, परंतु ये 24 इससे कम ही होएगा, सबसे अधिकतम यही होगा। अगर मैं कहूँ कि 7 और 3 ले लूँ तो 7 एक 21 होगा, देखो फिर से कम। 8 ले लूँ, 8 + 2 ये भी 10 है तो ये 16 होगा। 9 ले लूँ, 1 तो 9 एक कम 9 ही हो गया। अगर 9.5 ले लूँ इंटू 0.5 तो ये और कम हो जाएगा, 9.5 का आधा हो जाएगा, मतलब 4.75 हो जाएगा। कुल मिला के मैक्सिमम तभी होता है मल्टीप्लिकेशन में जब वो वैल्यू एकदम लगभग बराबर हो। लगभग मतलब कि जितना क्लोज से क्लोज, डिपेंड करता है कि कंडीशन पर, कि कंडीशन में पॉजिटिव इंटीजर दिया है, क्या दिया है, कि इंटीजर दिया है, जैसा भी दिया है, तो वो इक्वलेंट तभी होती है, मतलब मैक्सिमम होती है जब वो लगभग इक्वल होती है, इक्वलेंट के करीब होती है। तो P + Q R + S हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो हमें निकालनी वैल्यू इसकी, ध्यान रहे कि हमें पता है कि सभी पी क्यू आर एस जो हैं ये सभी सिंगल डिजिट है, पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट हैं। अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं 1, 2, 3 और 4 लूँगा तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मैक्सिमम निकलेगा भाई? नहीं, मुझे कहीं ना कहीं 9, 8, 7, 6 लेना पड़ेगा, ये मैक्सिमम आएगा। इधर से तो मिनिमम आ सकता है। ठीक है, हमें मैक्सिमम निकालना है तो हमें बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी सिंगल डिजिट की। अब इसमें से क्या हो सकता है, बिकॉज हम 9999 क्यों नहीं लिए भाई? ये 99 सब क्यों नहीं लिए? क्योंकि सभी अलग अलग हैं, हमें सेम वैल्यू नहीं लेनी है, और सभी सिंगल डिजिट है इसलिए सिंगल डिजिट लिए। ठीक है, अब देखो, मान लो मैं ऐसा करता हूँ, मान लो जैसे मैं आपको बताया, अब इनको जोड़ोगे, अगर चारों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 9 × 6 = 15, 8 × 7 = 15, दूनी 30। अब 30 को दो पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं कहूँ कि 15 × 15 करोगे भाई तो ये सबसे ज़्यादा 225 आएगा, 15 का स्क्वायर। अगर मैं कहूँ ऐसा कि 9 + 8 रख दो, आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी बहुत सारे क्वेश्चंस में जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर निकाल पाओ, आंसर तक पहुँच पाओ। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। 9 + 8, मान लो इन दोनों को बड़े बड़े को करते हो, अगर ऐसा करते हो 7 + 6 तो कितना होगा? 9, 8, 17 इंटू 7, 6, 13, 17 इंटू 13, 17 धाम 170, 17 3 54, ये 221 होगा। ऑप्शन देखो है अवेलेबल, ऑप्शन है, देखो यहाँ दिख रहा है ना 221। अब आप आंसर नहीं टिक करोगे बिकॉज आपसे ग्रेटेस्ट पूछा है, तो और चेक करो ना भाई इन्हीं में से। मैं मान लो 9 + 6 रखता हूँ और 8 + 7 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 9, 6, 15 और गुणे 15 बराबर 225। अब बताओ मुझे इनमें से कौन बड़ा है? अगर ये बड़ा है तो ये आंसर कैसे हो सकता है? फिर समझ में आया क्या? और ये बड़ा कैसे हुआ भाई? अगर हम ग्रेटेस्ट हमें निकालना है तो हम सारी डिजिट को बड़ी बड़ी लेंगे, सिंगल डिजिट ही लेना है, सब डिफरेंट ही लेना है तो हम बड़ी बड़ी डिजिट लेंगे। और मैं आपको ये बताया कि दो चीज़ों का गुणाखंड गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन अथवा तीन चीज़ों को वो तभी मैक्सिमम होगा जब वो चीज़ें नियरली इक्विवेलेंट होंगी, एज पॉसिबल एज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इन चारों को जोड़ दूँ तो ये 30 हो रहा है, तो 30 को मुझे दो प्रोडक्ट में डिवाइड करना है, तो मैं इक्वल इक्वल कर दूँ ना तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो यही 225 मैक्सिमम होगा आंसर, ऑप्शन बी। बताओ भाई, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन समझने में, सोचने में कि ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा फंडा यही होता है भाई, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में एक भी अगर सवाल उठ रहा है तो उस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, इसको हम नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए। क्योंकि जब तक ये दिमाग में आपके पास सवाल नहीं आएगा तब तक आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं इसी को क्यों ले लिया, इसको क्यों नहीं लिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27। A number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? क्या कह रहा है? नंबर एक n बनता है जब 9 को 99 टाइम्स लिखा जाता है, मतलब 9999999 ऐसे 99 बार लिखोगे। मतलब 9 को आप ऐसा मत कह देना कि 9 एक बार हुआ, फिर 9 दो बार हुआ, फिर 9 तीन बार हुआ, फिर 9 अगर 15 बार लिखना है तो 9999999, ये 15 नहीं होगा। कुल मिला के 15 बार 9 आ रहा है, उसी को 15 टाइम्स बोल रहा है, तो 99
बार 9 आएगा तो वो 99 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको अगर 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप खुद सोचो कि रिमाइंडर के कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 2 से 3 क्वेश्चन रिमाइंडर के आते ही हैं। इसलिए मैं आपको पिछले भी लेक्चर में बोला था रिमाइंडर का दो लेक्चर में बनाया हूँ, 2 से 3 लेक्चर है, शायद 2 लेक्चर है, उसको आप देखो, रिमाइंडर के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें, कुछ बचेगा ही नहीं रिमाइंडर में। आप ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जाएगा जिसको आप छोड़ पाओ। ठीक है, आपको याद होगा पिछले हमने एक देखा था क्वेश्चन इसी में कि 85 इंटू 89 इंटू आपका 91 ऐसा क्वेश्चन था, उसको 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना था, राइट। तो भाई ये सारी चीज़ें आप करो। अब देखो कैसे करोगे इसको। अब हमारे पास तो कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि हम इस वाले को पूरे को सॉल्व करके हम बता देंगे कि ये 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। भाई हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, यही तो खेल है। अच्छा, एक चीज़ हम सोच सकते हैं कि अगर एग्जामिनर हमें ये क्वेश्चन दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे इतने बार डिवाइड करवाने के लिए हमें क्वेश्चन दिया कि इतनी बार डिवाइड करो फिर रिमाइंडर निकालो। भाई वो एक ही क्वेश्चन थोड़ी पूरे पेपर में 2 घंटे में करवाना चाहता है, नहीं, ऐसा नहीं चाहता वो। मतलब ये हुआ कि कुल मिला के कहीं ना कोई पैटर्न लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, पैटर्न। भाई पैटर्न क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक 9 लेता हूँ तो हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई, 9 आएगा। अगर मैं 2 9 लेता हूँ और 13 से डिवाइड करता हूँ तो 13 से 3 4 ने मतलब 8 रिमाइंडर आ गया। अगर मैं 3 9 लेता हूँ सपोज और उसको 13 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ तक में 8 रिमाइंडर आया। जब उसके आगे 9 लगाओगे तो 89 हो जाएगा। तो 13 से 3 4 ने मतलब कि 2 कम हो गया, दैट मीन्स कि 11 रिमाइंडर आएगा। मैं जब 4 ले लेता हूँ 9 और इसको 13 से डिवाइड करूँगा तो 3 तक तो हम कर ही चुके हैं, 11 आया, एक और लाया तो इसके आगे 9 लगा देंगे तो 119 हो जाएगा। तो 13 नमा 17 117 हो जाएगा। 119 है और 117, दैट मीन्स कि यहाँ से 2 रिमाइंडर आ जाएगा। बताओ भाई, जब हम 5 9 ले लेंगे, 5 9 उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो भाई 4 9 में तो हमने डिवाइड कर दिया तो 2 रिमाइंडर है। तो ये अगला वाला 9 इसके आगे लगाएंगे तो 29 होगा। तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 3 रिमाइंडर आ जाएगा। जब हम एक 9 और बढ़ाएंगे मतलब 6 9 ले लेंगे और इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो भाई क्या करोगे, फिर 5 9 का तो देखो ये हम कर चुके, 6वां 9 यहाँ लगाओगे तो 39 हो जाएगा। तो 13 3 39, तो रिमाइंडर 0 आ गया। बताओ, इतनी बात आपको समझ आई क्या, रिमाइंडर 0 आ गया। कितने 9 लेने पर, कितने 9 लिए आप, 6 9 लिए तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 6 9 ले रहे हो तो रिमाइंडर 0, तो अगले फिर से 6 9 लोगे तो फिर से रिमाइंडर 0 आएगा, फिर से अगले 6 9 में रिमाइंडर 0 आएगा, फिर से अगले 6 9 में। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, 99 को 6 से डिवाइड करना है, मतलब 16 छक्का 96, मतलब 6 गुणे 16। अब 96, 16 छक्का 96, 99 में से 96 तो हो गया, बचा कितना, 3। ठीक है भाई, ये 3 क्या बचा है, 3 बार 9 बचा है, कुल मिला के ये बचा है 9 9 9 3 बार, बिकॉज 96 टाइम्स तो ये हो चुका है। हमें टोटल 99 टाइम्स को देखना है। तो भाई 6 6 करके ऐसे 16 साइकिल चलेगी, 6 6 6 6 की 16 साइकिल। यहाँ से तो पूरा रिमाइंडर 0 आता जाएगा, बचेगा क्या आखिर में, ये 999। और 999 को 13 से डिवाइड करोगे तो वो हमने यहीं से चेक कर लिया, देखो 11 रिमाइंडर आया। तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 11। बताओ, ऑप्शन ए अहमदाबाद। ठीक है भाई, सोचो मैं आपको कैसी कैसी चीज़ें करवा रहा हूँ कि अगर आप बहुत बड़ी चीज़ें नहीं जानते तब भी आप सवाल को कर पाओगे, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप नहीं जानते तो पहले वो चीज़ें कंठस्थ करो, उसको रटो, उसको दिमाग में वो चीज़ें हो तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। वो चीज़ें नहीं हो तो भी आप इसको क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। आप कुछ एप्टीट्यूड लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जहाँ चीज़ें जब मस्ट हो जाती है किसको, आपको यही समझना है, तभी आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा। जैसे मान लो मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा कि अगर मान लो कि मुझे ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल मुझे पता है कि ट्राइंगल के लिए 1 2 और 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो मैं NC3 लूँगा। मुझे लाइन बनाना है तो लाइन के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो मैं NC2 लूँगा। क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो उसके लिए 4 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो मैं 4 पॉइंट, तो मैं NC4 लूँगा। भाई ये तरीका होता है, तो ये मैं बताऊँगा कि भाई आप इसको समझ लो, एक बार दिमाग में रखो। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। 9 डिजिट का एक नंबर है जिसमें से सारी की सारी डिजिट 1 है। इट इज मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ,
मतलब वो 9 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मल्टीप्लाई किया इटसेल्फ, मतलब खुद ही के नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उनकी डिजिट का सम निकालना है आपको। बताओ भाई। अब पता है क्या करोगे आप, अगर आप नहीं जानते थोड़ी सी चीज़ें, तो इसको अब मल्टीप्लाई करते बैठ जाओगे 4-5 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करोगे, पता चला कहीं गलती हो गई तो फिर से हो गए, फिर उनके डिजिट को सम करोगे। भाई अगर ऐसी चीज़ें हो ना, तो आप एक बार, जब कोई बड़ी चीज़ें हो तो आप एक बार सोचा करो कि उसमें कुछ प्रोसेस लग रही होगी, हो सकता है कि कोई मतलब रेपिटेशन लग रहा होगा, कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा ऐसा, ठीक है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जब आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 1 to 1 आता है, 1 to 1 आता है, 1 to 1 121। जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये पता क्या आएगा, 1 2 3 2 1 आएगा। मतलब ये हुआ भाई कि जितने डिजिट हैं वहाँ तक आप मैक्सिमम चले जाओ, 1 2 3, और फिर वहाँ से बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। ये 3 है तो ये मैक्सिमम होगा, फिर 2 1 1 तक आओगे। ऐसे ही 2 डिजिट थी तो 2 तक मैक्सिमम गए, फिर वहीं से डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। अगर मैं 5 डिजिट की बात करूँ और मल्टीप्लाई उसका सेम से करोगे तो भाई 1 2 3 4 5, फिर डिक्रीजिंग 4 3 2 1, ये होता है। तो यहाँ पर सेम चीज़, अगर 9 डिजिट है तो पता है क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए, फिर डिक्रीजिंग कर दो, 8 9 7 6 5 4 3 2 1, ये नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब डिजिट को आप जोड़ सकते हो, देखो सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर का डिजिट, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, मतलब 1 से लेके देखो 8 तक पूरे डिजिट यहाँ है, फिर 8 से वही 1 से 8 तक फिर से है, 9 बस एक बार है, बाकी 8 तक डबल डबल है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 2 से लेके अब 8 तक जोड़ो और उसका 2 टाइम्स करो और 9 को एक बार जोड़ दो, तो यही होगा सम। अब इसको जोड़ना तो चाहे आप जिस तरीके से जोड़ो भाई, जिस तरीके से जोड़ो आपका जोड़ वही आएगा। बस ये होता है कि जब ज़्यादा नंबर होते हैं तो हम कुछ फंडे लगा लेते हैं, जैसे 8 तक गया है तो 8 गुणे 9 और बटे 2, और ये वाला मल्टीप्लाई में 2 है तो ये, और प्लस का 9, भाई ये 2 2 कट जाएगा, 8 9 72 और 9 81 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, ठीक है। ऑप्शन सी कैलकाटा। समझ आया क्या? कुछ भी डाउट हो तो आप बताओ, बिना बेफिक्र बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको बेहतर समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, ध्यान रखिए जितने भी डिजिट रहेंगे वहाँ तक मैक्सिमम चले जाओ, फिर रिपीटिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओ, देन सम पूछता है तो आप वही कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 29। क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल डिजिट विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको एज इट इज ऐसे ही रट लेना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको याद करने की चीज़ रहेगी भाई, मैं उसको बोल दूंगा कि आप याद कर लो। देखो आपको याद क्या रखना है भाई, अगर मैं पूछूं कि 1 से लेकर 9 तक में 0 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है, तो आप कहोगे 9 बार आता है, 9 टाइम्स, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि ये 99 है, 1 to 99 में, 1 से लेकर 99 में 0 कितनी बार आता है, 9 बार आता है। 1 से लेकर 99 में अगर मैं बाकी बात करूं कि 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9, ये सब कितनी बार आते हैं, तो भाई ये आते हैं 20 टाइम्स। ये आपको याद रखना है। 1 से लेके 99 तक 0 कितनी बार आता है, तो भाई 9 बार 0 आता है। 1 से लेकर 99 तक 1 कितनी बार आता है, 20 टाइम्स आता है। 9 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। 3 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। मतलब 1 से लेकर 9 तक जितने अंक बचे, डिजिट बचे, वो सभी 20 बार आते हैं। ध्यान रहे, मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही समझना है। 1 से लेकर 99, मैं इसमें 100 नहीं बोला हूँ। जब 100 शामिल करूँगा तो 2 जीरो, 100 में डबल जीरो और होते हैं, ये डबल जीरो होते हैं 100 में डबल जीरो, तो 2 जीरो जब ये शामिल और हो जाएंगे तो फिर आप इसको 11 करोगे, ठीक है। अगर मैं 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 1 की बात करूँगा तो फिर ये भाई
जो 20 है तो 21 हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? इसलिए मैं जितना 1 से 99 बोल रहा हूँ तो उतना आप याद रखना, 100 को अलग से शामिल करोगे जब भी कभी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो। आगे और बता देता हूँ कुछ। अगर 1 से मैं 999 की बात करूँ कि 1 to 999 में जीरो कितनी बार आता है, तो जीरो आता है भाई 299 टाइम्स। अब जीरो सिंगल यूनिट डिजिट पर भी हो सकता है, टेंस डिजिट पर भी होता है, हंड्रेड्स डिजिट पर भी होता है। टोटल कितनी बार आएगा जीरो, तो 299 टाइम्स आएगा। और अगर 1 से मैं 999 तक 1 2 3 4 5 6 बाकी नंबर डिजिट की बात करूँ, 9 तक की बात करूँ, तो ये कितनी बार आता है, तो ये 300 टाइम्स आता है। क्या आप इतनी चीज़ याद रखोगे दो? भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, और एक क्वेश्चन तो आता ही है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप इन चीज़ों को याद रखोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करवा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको इतनी चीज़ें बता दिया, अब देखो इसमें एप्लीकेशन इसका कैसे करेंगे। भाई मुझे क्या बोला है, 10 to 100 में व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट दैट व्हिच अपीयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। आपको निकालना है 10 से 100 के बीच में। तो भाई जीरो जितनी भी बार आएगा, जीरो को सम करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। ठीक है, 1 कितनी बार आएगा, आप 1 से 99 तक जब 1 को करते हो, 1 को तो कितनी बार आता है, 20 बार आता है। तो भाई यहाँ पर हमें 1 को शामिल नहीं करना, मतलब अपने को करना है 10 से, तो 1 को माइनस कर दो। जब 1 को हटा दोगे तो कितनी बार, 19 बार बचेगा। और 100 में भी तो एक बार 1 है, तो 19 प्लस 1 20, तो 1 20 बार आ गया। 2 कितनी बार आएगा भाई, तो 2 देखो, अब 20 बार टोटल था, उसमें से 2 आपने नहीं लिया ना, 1 से लेके 99 तक था, 100 में तो 2 आएगा नहीं। तो 2 कितनी बार आएगा, 19 बार आएगा, बिकॉज एक 2 माइनस हो गया। तो 2 19 बार आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9, ये कितनी बार आएगा, ये सारे के सारे नंबर 9 19 बार आएंगे, 19 टाइम्स। बिकॉज 1 से लेकर 10 तक में जो भी नंबर, 1 से लेकर 9 तक में जितने भी नंबर थे, ये सभी जो 20 बार आए थे, सबको एक एक बार माइनस करोगे तो ये 19 बार हो गए, ये सब 19 बार हो गए। पर इसमें एक अकेला ऐसा 1 था जो 100 भी शामिल था। हम 99 तक याद किए थे, 100 था, इसलिए एक जो है 20 बार आ गया है। समझ आया बताओ? तो मैं एक काम ऐसा कर लूँ कि अगर 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेके 1 2 3 4 ये 9 तक मैं सबको 19 बार कर दूं, 19 बार जोड़ दूं, एक जो 20 बार है, एक को मैं अलग से कर दूं। बताओ इतनी चीज़ आपको समझ आई क्या? ठीक है भाई, अब इसका जोड़ हम जानते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं, ये वाले इसको सॉल्व करना। इसलिए 1 से 9 तक जो 19 बार आ रहे थे सारे के सारे नंबर, मैं सबको, एक को भी 19 बार कर दिया, एक 20 बार आया था, एक बचा था, हमने एक्स्ट्रा यहाँ कर दिया। अब 1 to 9 का सम क्या होता है, 9 into 10 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। और 19 का मल्टीप्लाई, तो ये 19 कर दिया और ये प्लस का 1 कर दिया। बस इसको सॉल्व करना, आप कर लोगे आराम से। देखो 2 से काटोगे तो 2 बचे, 9 बचा 45, 45 गुणे 19 और ये प्लस का 1, 19 बचा 95, कैरी 9, 19 चौक 76 और 9 85, और ये प्लस का 1, तो 856 हो जाएगा। 856 ऑप्शन बी। बताओ भाई बन जाएगा क्या? आपको कहाँ टफ लगा बताओ इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पर टफ लगा, आपको लगा कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? हाँ, आपको कैलकुलेटिंग थोड़ा सा कहाँ लगता, ये चीज़ें जो मैं आपको बताया कि इसको याद कर लो, अगर ये चीज़ें नहीं याद होती तो फिर आप देखते गिनते, उसको गिनने में आपको बहुत टाइम लगता। अगर आपकी अच्छी कैलकुलेशन है, आपकी अच्छी पकड़ है, तो हो सकता है कि 1-2 मिनट में आप गिन लेते, और नहीं तो फिर आप देखते गिनते, भाई यहाँ से हमें इतने होंगे, यहाँ से हम इतने होंगे, यहाँ से यहाँ। तो बेहतर है कि आप ये चीज़ें याद कर लो। 1 से लेकर 99 तक याद कर लो कि 0 9 बार आता है, बाकी डिजिट जो होती हैं वो 20 टाइम्स आती है। 1 से लेकर 999 तक याद करोगे तो 0 जो है 299 मतलब 299 बार आता है, बाकी डिजिट 300 बार आती हैं। अब आपको जैसे यहाँ पूछा कि 10 से 100 तक पूछा, हो सकता है कि 1 से 99 तक पूछता, हो सकता है 10 से 99 तक पूछता, या हो सकता है कभी कभी आपसे ऐसा पूछ दे कि 100 से 999 के बीच में बताओ। तो फिर वही चीज़ है कि भाई कि अगर आपको 1 से लेकर 999 तक पता है, 1 से लेकर 99 तक पता है, 100 तक पता है, तो उसको बाकी चीज़ माइनस कर दोगे। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन हुआ। आई होप कि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आप समझ पा रहे हो।
और इसका फ़ायदा उठाओगे, याद करके बाकी चीज़ें सब आप आसानी से करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, वन पॉइंट ऑन ईच ऑफ द साइड ए बी सी डी। पहले मैं स्क्वायर बना देता हूँ आपके लिए। ये ए बी सी डी मान लो एक स्क्वायर है, चलो चारों साइड बराबर कर देते हैं, राइट। बाद में बोला है आपसे कि चलो इसको पॉइंटिंग दे देते हैं, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, वन पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी पर एक पॉइंट है, चलो ये ले लिया, और सी डी पर भी एक पॉइंट ले लिया। एंड टू पॉइंट ऑन ईच ऑफ द बी सी एंड डी ए। बी सी पर 2 पॉइंट मान लो ये मैं ले लेता हूँ, और डी ए पर भी मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। कहीं भी वो कोई डिस्टेंस का नहीं बताया कि कौन कौन से डिस्टेंस पर आपको ये पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है भाई, कोई से भी 2 पॉइंट ले लिया। आर चूजन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग 3 पॉइंट्स एज वर्टाइसेस आउट ऑफ these 6 पॉइंट। मतलब ये 6 पॉइंट, 2 2 4 और 1 2 6। ठीक है, इन 6 पॉइंट से ऐसे कितने डिस्टिंक्ट ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। अभी मैं आपको जैसे पिछले क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर आपसे लाइन पूछता है तो NC2 निकाल, तो ट्राइंगल में 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम NC3 निकालते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमें 4 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम NC4 निकालते हैं। हमें 6 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे काम के। इन देखो, ये पहले से जो ABCD वर्टाइसेस है इनके बारे में हमें कुछ नहीं बोला, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज अ वर्टाइसेस आउट ऑफ दिस 6 पॉइंट। इन 6 पॉइंट्स में से हमें कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं डिस्टिंक्ट। तो भाई 6 पॉइंट में से हमें ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो 6C3 हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। और ये सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया हूँ, पिछले भी क्लास में बताया था कि 3 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 6 × 5 × 4, 3 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर डिवाइडेड बाय 3 2 1, 3 2 1। तो ये 3 2 6 हो गया, तो ये 6 कट गया, मतलब 5 4 20। ये आपका आंसर हो गया। बताओ, कुछ भी करना है क्या इसमें? अगर आपको सिर्फ इतना आता है कि ट्राइंगल के लिए हमें NC3 की जरूरत पड़ती है, n की वैल्यू 6 दिया है, 6 में से हमें 3 निकालना है, सेलेक्ट करना है, तो बस आपका काम हो गया। ठीक है, समझ में आया भाई? आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखो बीच बीच में वो इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसलिए मैं उनको नहीं करवा रहा हूँ। अब देखते हैं, देखो अब बॉक्स हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, आपको जो ठीक लगे। मैं किसी एक में ही पढ़ सकता हूँ। किसी डिब्बे में 14 काली बाल, 20 नीली बाल, 26 हरी गेंदे, 28 पीली गेंदे, 38 लाल गेंदे और 54 सफ़ेद गेंदे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेंदे लिख लेते हैं पहले। देखो, ब्लैक बॉल मतलब 14 ब्लैक बॉल, 20 नीली बॉल, 20 नीली यानी ब्लू बॉल, BU ब्लू बॉल। हरी बॉल मतलब ग्रीन बॉल, कितनी दी है? 26। 28 पीली बॉल यानी येलो बॉल, 28 दिया है। 38 लाल गेंदे मीन्स रेड दिया है, एंड 54 दिया है अपनी वाइट। ठीक है, इन टोटल को पहले मैं गिन लेते हैं हम कितनी है टोटल। देखो 4 8 4 12, 8 20, 6 26 और 4 30, 30 कैरी 3, 5 3 8, 3 11, 2 13, 2 15, 2 17, 1 18, टोटल 180 गेंदे हैं। ठीक है भाई, समझ आया क्या? अब देखो, यदि डिब्बे में से यादृच्छिक यानी रेंडमली रूप से कोई n गेंदे इस प्रकार निकाली जाएं कि उनमें कम से कम एक रंग का पूरा समूह अवश्य हो, तो n की लघुत्तम यानी छोटी वैल्यू 175 है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट एनी n बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रेंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप। मतलब ये एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये 6 से ग्रुप हैं। तो हमें कम से कम ऐसी 175 गेंद निकालनी पड़ेगी ताकि
कम से कम एटलीस्ट वन ग्रुप ऑफ कलर पूरा का पूरा निकल जाए, बताओ भाई, वो 175 होगा। अब ये 175 होगा कि नहीं होगा, देखो हमने इस सभी सारी गेंदों को जोड़ लिया, 180 आया, 180 टोटल आया। अब मैं अगर कहूँ कि ये 14 है तो 14 में से अगर मैं 13 निकाल लूँ, 20 में से 19 निकाल लूँ भाई, 26 में से मैं 25 निकाल लूँ, इधर से 27, एक एक छोड़ दूँ सब में, इसके 37 निकाल लूँ, इधर 53 निकाल लूँ, मतलब हम सब ने एक एक छोड़ दिए, ठीक है, एक एक छोड़ दिया हमने सब में एक एक। तो भाई 1 2 3 4 5 6 ग्रुप हैं, टोटल का 180 था, छबों में से एक एक माइनस करोगे तो 180 माइनस 6 दैट इज 174 होगा। परंतु अभी भी देखो आपने 174 गेंदें निकाल ली, अभी भी किसी भी कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी सारी की सारी गेंद आ गई हो, अभी भी सब में एक एक गेंद कम है। तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें कि सारी की सारी गेंदें हमने निकाल ली हो, अभी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। जब जब मैं इसमें एक गेंद फिर से निकालूंगा, एक गेंद कौन सी, ये जो इन छबों में जो मैं एक एक गेंद छोड़ दिया हूं, अगर मैं उन छबों में से कोई सी भी एक गेंद निकालूंगा तो वो कंफर्म हो जाएगा कि भाई एक ग्रुप की पूरी गेंदें आ चुकी हैं। अब एक गेंद कोई सी भी निकाल लो, बिकॉज इसकी सारी एक गेंद बची थी, इसकी एक गेंद बची थी, इसकी भी एक बची थी, इन सभी की एक एक बची थी। अब मैं कोई सी भी एक निकाल लूंगा तो उस ग्रुप का, एक ग्रुप का तो पूरा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 175 आ जाएगा, बताओ 175। और यही चीज बोला है, मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर, कम से कम एक कलर का एक पूरा ग्रुप आ गया ना। अब वो चाहे ब्लू आप ले लो, ब्लू अगर एक बची थी तो उसको निकालोगे तो ब्लू हो जाएगा, भाई ग्रीन का निकालोगे तो ग्रीन का पूरा एक कलर हो जाएगा, येलो निकालोगे येलो, रेड का जो भी निकालोगे उस कलर का पूरा एक ग्रुप हमारे पास निकल चुका है। तो ये आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया क्या। दूसरा स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m ball drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167 each color। ये बोल रहा है कि आपको m बॉल निकालते हो तो आपको इंश्योर करना है कि आप कितनी गेंद निकाल लो जिससे आप ये इंश्योर हो जाओ कि सभी कलर की कम से कम एक गेंद निकल गई है, ठीक है, सभी कलर की एक गेंद कम से कम निकल गई है। भाई देखो, अब मैं अगर ऐसा कहूँ कि मान लो कि मैं सपोज सबसे छोटा वाला ग्रुप ये है, ठीक है, मैं इसको छोड़ दूँ, बाकी ये 20 की ये सारी 20 26 28 38 54 सब निकाल लूँ, तो टोटल 180 हम जोड़ चुके हैं, फिर से अलग अलग नहीं जोड़ेंगे। 180 में से अगर मैं इसको ना निकालूं, छोटे वाले ग्रुप को, इस 14 को मैं ना निकालूं, तो कितना बचेगा, ये 176 बचेगा हमारे पास, आई एम सॉरी 166 बचेगा ना, 166 बचेगा। अगर मैं इस 6 ग्रुप में से एक ग्रुप को पूरा छोड़ देता हूं और बाकी 5 ग्रुप में निकाल लेता हूं तो भाई हमारे पास 166 गेंद निकल जाएगी, एक ग्रुप को हमने भी हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि डिब्बे में से यादृच्छिक रूप से m गेंदें इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें से हर रंग की, ध्यान रहे, हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो। तो भाई अभी तो हमने ब्लू कलर, ये ब्लैक कलर की तो निकाली ही नहीं, तो कहाँ इसकी होगी। अब हमसे बोला है कि कम से कम हर कलर की कम से कम एक गेंद हो। अब देखो ये तो 5 की मैं पूरी की पूरी निकाल लिया हूँ, अब जैसे ही मैं एक गेंद ये ब्लैक कलर की निकालूंगा तो इसमें एक जैसे ही निकालूंगा तो हमारे कितने हो जाएगी 167। हाँ, अब हम जरूर कह सकते हैं कि भाई ये सभी कलर की कम से कम एक गेंद तो आ चुकी है, बाकी कलर की हमने पूरी की पूरी गेंद निकाल ली, परंतु ब्लैक की एक आ गई है फिर से, तो अब हम ये कह सकते हैं कि सारे कलर की कम से कम एक गेंद तो हमने जरूर निकाल ली है। तो ये 167 है और यहाँ 167 ही गया, दैट मीन्स कि ये भी करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, इस तरीके से आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है, बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। आपसे यहाँ करेक्ट पूछा है, समझ आया क्या आपको ये चीजें। देखो भाई ये चीजें समझना है आपको,
टोटल ये 175 कैसे है मैं डिटेल में आपको बता दिया, ये कैसे है आप ये भी बता दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपको ऐसे फंसाने वाले आते हैं जहाँ पर आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा। तो इस तरीके से आपको थॉट प्रोसेस रखनी है। चलो चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ जीरो ZERO is written as CHUR then how is player is written as। देखो भाई ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग में आपको ये समझना है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुल वर्ड्स ही निकले। कई बार मीनिंगफुल वर्ड्स रहते हैं, कई बार मीनिंगलेस वर्ड रहते हैं, मतलब उनकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। आपको इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है कि आपको इंग्लिश करना है, इसकी रीजनिंग है, रीजनिंग करना है आपको। देखो ZERO को आपको लिखा गया है CHUR, तो आपको प्लेयर का लिखना है PLAYER। मैं आपको रीजनिंग में भी पढ़ाया हूँ भाई, आप वीडियो जाके देखो, सब कुछ इतने डिटेल में पढ़ाया हूँ कि अगर आप एक बार पढ़ लोगे भाई तो मज़ा आ जाएगा। फिर आपका बता रहा हूँ कि आप खुद अपने आप में सरप्राइज होगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखो जेड की वैल्यू मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में याद करवाया हूँ, ये 26 होती है। सी की वैल्यू 3 होती है, परंतु यहाँ से ये ई की वैल्यू 5 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है, RST होता है, ओ की वैल्यू 15 होती है, ठीक है। आर की वैल्यू अभी हमने देखा 18 होती है, यू की वैल्यू 21 होती है, एच की वैल्यू 8 होती है। देखो अब 26 से ये 3 हो रहा, मतलब यहाँ पर सभी 5 से 8 हुआ तो 3 बढ़ा, 18 से कितना हुआ 21 हुआ, ये 3 बढ़ा, 15 से 18 हुआ 3 बढ़ा। तो अगर मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 29 भी लिख सकता हूँ। तो ये 26 से देखो 3 बढ़ गया, कुल मिला के सभी नंबर में कुल मिला के 3 की ग्रोथ हो रही है, मतलब 3 बढ़ रहे हैं। तो सेम चीज़ें मैं इधर भी कर दूँ, बताओ भाई। पी की वैल्यू कितनी होती है 16 होती, कैसे भाई। ओ की वैल्यू हमें याद रखें कि ओ की 15 होती तो ओ पी, तो पी की 16 होगी, तो 16 3 19, 19 की वैल्यू कितनी होती एस होती है। एल की वैल्यू कितनी होती है जे के एल 12 होती है, तो 12 3 15, 15 ओ की वैल्यू होती है। ए की वैल्यू 1 होती है, तो 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 का मतलब डी होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 25 होती है, जब इसमें 3 जोड़ोगे तो 28 होगा, 28 का मतलब सी के पहले बी हो जाएगा, बताओ भाई। ई की वैल्यू 5 होती है, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, 8 का मतलब एच होता है, तो ये एच हो गया। आर की वैल्यू कितनी होती है 18 होती है, 18 में 3 जोड़ोगे 21 होगा, 21 का मतलब यू होता है। अब आप देख लो ये वाला SODBHU, SODBHU, ऑप्शन डी पहले ही करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया क्या। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको ऐसा बताऊं कि आपको समझ ना आए, ये चीज़ें हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 5 स्टेटमेंट दिया है भाई। हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन, ठीक है। ए बी, पहला देखो मैं देख लेता हूँ। देखो करना क्या है कि आपको ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि ऐसे कितने स्टेटमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप ये कंफर्म बता पाओ कि कौन सा ओल्डेस्ट है, यानी सबसे सयाना यानी बूढ़ा या सयाना जो भी कहो, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है, ठीक है। अब देखो पहला जो बोला है ए इज ओल्डर देन बी, मतलब ए को मैं ग्रेटर देन बी लिख सकता हूँ। दूसरा वाला बोला है सी एंड डी आर द सेम एज, ठीक है। तीसरा वाला दिया है ई इज यंगेस्ट, मतलब ई सबसे यंग है। चौथा देखो क्या दिया है, एफ इज यंगर देन डी, मतलब डी जो है बड़ा है, एफ छोटा है। पांचवा दिया है एफ इज ओल्डर देन ए। अब देखो अगर मान लो मुझे बताना है कि कौन सा ओल्डेस्ट पर्सन है, अगर मुझे सबसे यंगेस्ट पर्सन बताना होता तो मैं यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ई सबसे यंगेस्ट पर्सन है, तो मुझे केवल एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। केवल एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती कि सबसे यंग कौन है, बट यहाँ पर हमें सबसे ओल्ड बताना है। अगर मान लो मैं इसको कंसिडर करता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि भाई ए सबसे बड़ा है, और ए अगर मैं ग्रेटर कंसिडर करता हूँ तो ए यहाँ छोटा हो गया, देखो तो ए बड़ा भी नहीं हो सकता, बीच में कहाँ पर होगा मुझे कैसे पता। अगर मैं एफ को कंसिडर करता हूँ भाई, तो एफ तो यहाँ छोटा हो गया, यहाँ बड़ा है, तो भी नहीं कंसिडर, मतलब एफ ग्रेटेस्ट हो सकता। अगर मैं डी को कंसिडर करता हूँ, डी को,
तो भी मुझे नहीं पता चलेगा, बिकॉज सी एंड डी बराबर हैं। ठीक है, तो एक काम ये हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों को अरेंज करूं, डी जैसे देखो डी ग्रेटर देन एफ है और एफ ए से बड़ा है, ठीक है, और ए जो है बी से भी बड़ा है, ये इतना हो गया, मतलब ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और डी और सी बराबर हैं, तो डी और सी इन दोनों को तो बराबर मैं कर सकता हूँ ऑफकोर्स, तो ये भी शामिल हो गया। ई जो है अब इधर तो नहीं हो सकता, देखो ई इधर नहीं हो सकता, बिकॉज ई को बोला है कि सबसे यंग पर्सन है, तो सबसे यंग है तो सबसे इधर ही आएगा आखिरी में। तो अब ये बताओ कि ये बनाने के लिए मुझे कितने स्टेटमेंट लगे। भाई हमने तो सारे के सारे स्टेटमेंट यूज़ कर लिए ना, मतलब ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अभी भी हम ये बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, परंतु ये तो इन्फॉर्मेशन में दी कि सी एंड डी बराबर है, जो सबसे बड़े हैं वो दोनों बराबर हैं, मतलब पहली और दूसरी रैंकर वाले जो हैं वो सेम इक्वल रैंक के हैं, या सेम कहूँ कि सेम मार्क्स के हैं, सेम हाइट के हैं, जिस भी फॉर्म में आप कंपेयर करो। एज की बात हो रही है यहाँ पर, तो सेम एज के हैं, ठीक। तो हम बता सकते हैं भाई कि हमें सारे के सारे स्टेटमेंट में ऑल 5 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। बताओ, ऑल 5 स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, समझ आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, इसी टाइप से बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित विचार कीजिए जिस पर प्रश्न दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। क्वेश्चन दिया है, देयर आर 5 मेंबर ए बी सी डी ई इन अ फैमिली। 5 मेंबर एक फैमिली में, ठीक है। हाउ इज रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई का बी से क्या रिलेशन है। स्टेटमेंट 1 2 3 4 दिया है। अब इसमें देखो, अगर आप ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करोगे तो स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, 1 3 4 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑल 4 आंसर द क्वेश्चन एंड ऑल 4 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि ई हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, मतलब ई का बी से क्या रिश्ता है। पहला दिया है ए एंड बी आर द मैरिड कपल, तो भाई ए एंड बी आर द मैरिड कपल, तो ये हम बना देते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इसमें हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है, बिकॉज हम हस्बैंड में ये स्क्वायर टाइप का साइन लगाते हैं, जो वाइफ होती है फीमेल होते हैं जो, उनको हम गोला लगा लेते थे, ठीक है। तो अभी हमें ये नहीं पता, और हमें क्या क्या पता है आगे देखते हैं। ये पहला हुआ। दूसरे में दिया है कि डी इज फादर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ सी, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डी फादर है मतलब मेल है, तो मैं इस ये लगा दिया कि इसका फादर है सी का, तो ये कर दिया। तीसरा क्या बोला है, ई इज डी सन, तो ये डी का सन है, कौन ई, अब सन है तो मैं इसको ये लगा रहा हूँ, और बिकॉज पिछले वाले से हमें पता चल चुका है कि डी जो है मेल है, तो ये मेल हो गया, मतलब ये इसका सन है। और ये सी क्या सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, हमें सी के जेंडर के बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। चौथा स्टेटमेंट देखो, ए एंड सी आर द सिस्टर, ए एंड सी सिस्टर है, मतलब दोनों सिस्टर है, मतलब इनका जेंडर पता चल गया। तो ये सी देखो सिस्टर है मतलब फीमेल है, तो ये फीमेल हो गई, ठीक है। अब देखो भाई ई का बी से क्या रिश्ता है। अब मान लो मैं पहला दूसरा तीसरा लेता हूँ, पहला दूसरा और तीसरा लेता हूँ, तो भाई बी तो आ गया, ई कहाँ आया, पहला दूसरा तीसरा। चलो इनको बना देता हूँ। मान लो अगर मैं इनको लेता हूँ तो ये देखो कलर चेंज करता हूँ, डी सी की बेटी हो गई, ठीक है। डी का बेटा ई हो गया, तो मैं अगर यहाँ पर ई बना दूँ तो ये डी और ई और सी ये भाई बहन हो जाएंगे। ए और बी मैं कहाँ रखूँगा, इस वाले जनरेशन में रखूँगा कि इस वाले जनरेशन में कि इनसे भी छोटे, तो हमें ई और बी का कहाँ से रिश्ता पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना भाई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो पहले दूसरे और तीसरे को मैं लेता हूँ, तो भाई दूसरे में दिया है कि डी जो है फादर है सी का, और सी जो बहन है, और ई जो है भाई हो गया। चलो ये भी क्लियर है। अब ए और बी को मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ कि इस जनरेशन में रखूँ, कहाँ रखूँ। तो जब इसमें रखूँगा तो ई और बी का कुछ और रिश्ता होगा, इसमें रखूँगा तो कुछ और रिश्ता होगा, इसमें रखूँगा तो कुछ और रिश्ता होगा। समझ आया, तो ये प्रॉब्लम है। अब अगर मैं चारों को लेता हूँ, चौथे को भी लेता हूँ, तो अगर सी यहाँ है तो भाई ए और सी का रिश्ता मैं बैठा सकता हूँ कि ए और सी बहन बहन है, तो मतलब ए भी बहन है, मतलब डी का बेटी बेटी ये भी, और ये बेटा हो गया। अब मैं पहले वाले को सेलेक्ट करूंगा, ए एंड बी आर पार्टनर है, मतलब मियाँ बीवी हैं। तो देखो ए तो फीमेल हो गई, तो इसका मतलब बी जो है वही मेल होगा, ये हस्बैंड वाइफ होंगे, मैरिज कपल होंगे,
अब हमें पता चल गया कि बी और ई में क्या रिश्ता होगा। भाई बी जो है ब्रदर इन लॉ होगा ई का, ई भी ब्रदर इन लॉ होगा। रिश्ता क्या है वो नहीं पूछा हमसे। क्या हम रिश्ता ड्रा कर सकते हैं क्या? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, मतलब रिलेशन हमें वो आंसर की फॉर्म में नहीं पूछा है, मतलब हमें कितने स्टेटमेंट लगेंगे ये पूछा है। दैट मीन्स कि चार के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर जरूरी है, ऑल फोर। ठीक है, ऑप्शन होगा ऑल फोर स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब जब हम चारों को इकट्ठा लगाए तो हम बता सकते हैं ना कि ई जो है बी का कौन है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ग्रुप विच आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मतलब ये चार ग्रुप दिए हैं, ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक जो ग्रुप है वो बाकी तीन से डिफरेंट है, यही तो पूछा है। इसी क्वेश्चन को डिफरेंट की जगह ऑड मैन आउट भी पूछ देता। हाउ इज वन, एक जो है बाकी से अदर से डिफरेंट है। तो भाई आपको इनमें से ढूंढना है। देखो अगर मैं देखने की कोशिश करूँ 17, 37, 47, 97 सब में आखिरी में साथ साथ हैं, पर एक चीज़ दिख रही है कि सब प्राइम नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे प्राइम नंबर है भाई। 31 भी प्राइम नंबर, 41, 53, 67 ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, परंतु इसके जैसा कि यहाँ से 20 बढ़ा, फिर यहाँ से 10 बढ़ा, फिर यहाँ से कुछ रेंडम ही 50 बढ़ गया, ऐसा नहीं है। बट बढ़ने का मतलब कुछ उससे तो नहीं दिख रहा अभी तक, पर हाँ प्राइम नंबर ये पूरे दिख रहे हैं। ये भी प्राइम नंबर चार के चारों हैं। 71, 73, 79, 83। देखो ये 71 भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। 83 प्राइम नंबर, 89 प्राइम नंबर, 91 प्राइम नंबर होता है क्या? 97 प्राइम नंबर भाई, 91 प्राइम नंबर नहीं होता, 13 सतह 95। तो जब ये दो से कट रहा है मतलब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 91, तो प्राइम नंबर कैसे होगा? तो 19 प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज नॉट प्राइम नंबर। बाकी अब आप समझो, अगर देखो तो ये तीन ऑप्शन जो है ये प्राइम नंबर दिए हैं, परंतु ये वाला प्राइम नंबर नहीं है, तो यही आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है कि बाकी तीन में प्राइम नंबर दिए होते, किसी बाकी तीन में प्राइम नंबर ना होते और एक में प्राइम ही प्राइम होते, तो फिर वो वाला डिफरेंट हो जाता है। मतलब बाकी तीन से एक डिफरेंट है, तो यहाँ आप क्या कहोगे कि आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बिकॉज डी हैज नॉट ऑल प्राइम नंबर। ठीक है भाई, समझ आया? तो इस तरीके से यहाँ तक के क्वेश्चन अभी हम कर लिए हैं। बाकी आगे चीज़ें मैं आपको फिर करवाऊंगा, एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे भाई, आप मुझसे सी सेट मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ोगे, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपका सी सेट तो कोई रोक ही नहीं सकता, कभी रुक ही नहीं सकता। ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें आप मुझ पर छोड़ दो। मैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इसी चैनल पर आपको पढ़ा दिया हूँ भाई, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर वाइज बनी है, आप उनको जाके देखो एक बार, आपको खुद समझ आएगा कि क्या लेवल है आपका और क्या लेवल है, और पढ़ने के बाद आपका क्या लेवल हो गया है। भाई मज़ा आ जाएगा, मज़ा। मैं आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिस्टमेटिक वे में। चीज़ें आपको पैसे दे के पेड कोर्सेज परचेज करोगे तब भी आपको ऐसे एक तरीके से नहीं मिलती हैं भाई। ठीक है, फ्री की तो छोड़ो, फ्री में रैंडम एक चीज़ें यहाँ दे देंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सब जगह। और आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो, कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें बताओ, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, राइट, आपको कैसा लग रहा है पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बस अपना प्यार बना के रखो, पढ़ाई करो, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम फिर से इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।